हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशेवर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, कक्षा 10 का गणित, यानी 10 का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इस समय हम लोगों को बताया, आप लोगों को बताया गया था क्या है आपका दो पार्ट में बटा होता है, खंड आ और खंड बा में। खंड आ में हम लोग क्या करते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, और खंड बा में हमें 3 पार्ट मिलता है। वहां पर 2 नंबर का, 4 नंबर और 6 नंबर, यानी 3 भागों में हमारा वो बटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खंड आ सॉल्व करते हैं। यहां पर कह रहा है बिंदु, पहला क्वेश्चन का नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब क्या है, जो आपका विकल्प सही है उसी को चुनना है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है एग्जाम में, बस केवल आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ये सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है, इसको भी लिखना है। बस पूरा क्वेश्चन नहीं छापना है, समय का बचत करना है, क्योंकि पेपर आपका 3 घंटे का होगा। कह रहा बिंदु -3, 5 वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। यहां पर बताया गया था आप लोगों को वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, तो क्या करना है, यक्स का मान बताना है, और यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी, तो क्या करना है, वाई का मान बताना है। हमें क्या पूछ रहा है, तो यहां पर पहचान कैसे करेंगे हम लोग, यक्स और वाई लिखा हुआ है, यानी यक्स को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। ये पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो आपका विकल्प जो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। बच्चों, ये पेपर में क्वेश्चन आया था पिछली बार। यहां पर क्या कह रहा है, संख्या 144 का आप लोग पहले गुणनखंड करिएगा। 2 सत्ते 14, तो दूना 4, यह आ जाएगा 36, दूना कितना था 72, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, किससे कटेगा, 3 से। हमारा जो 144 का जो गुणनखंड आया, ये आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 का पावर कितना, 4 लिखा हुआ है, तो 3 का पावर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहां पर क्या करना है, गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, योगफल निकालना है, घातों को जोड़ देना है, 4 + 2 करना है, तो ये आ जाएगा 6। अब 6 पूरे ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, 3 दिया, गलत है, 4 है, ये भी गलत, 5 है, डी आपका ऑप्शन सही है। AC का मान 6 सेंटीमीटर है, BD कह रहा है 2 सेंटीमीटर, और CD कह रहा है 4 सेंटीमीटर हो, तो कोण BAD, कोण BAD तथा कोण CAD का अनुपात निकालना है। अभी जो रेखाएं खींची गई हैं, इस कोण को किस अनुपात में डिवाइड करती हैं, ये बताना है आप लोगों को। तो करना क्या है, हमें AB का मान मालूम है, कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। BD का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, और CD कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है। हमें पता है, जब हम यहाँ पर कोण BAD अनुपात लेंगे कोण CAD, ये अनुपात हो गया हमारा, अनुपात तो निकालना है। अब यहां पर देखेंगे, जो ये कोण है इस त्रिभुज BAD का है, तो यहां पर लिख देंगे जो BD हमारा है, जो AB बटा क्या लिखेंगे, BD, AB बटा क्या हो जाएगा, BD अनुपाते, ये हो जाएगा AC बटे CD, AC बटे CD। ये कौन सा त्रिभुज का कोण है, त्रिभुज CAD का है, और कोण CAD का अनुपात भी है, बराबर। AB का मान कितना दिया हुआ है, 3 बटे 2, BD का मान 2, अनुपाते ये दिया हुआ 6 बटे 4, 6 बटे 4 काट देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 3:2, तो 3:2, यानी अनुपात बराबर है, तो 1:1, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कह रहा है 1:2, यानी 1:2, 1:1। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है दिया गया लासा, यानी संख्या, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, लासा जब निकाला गया इनका तो 3168 आया। अब कह रहा है मासा निकालना है कितने का, 132 और 288 का। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होता है, फार्मूला पता होता है, कॉन्सेप्ट पता होता है, तभी तो लगा पाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है हम लोगों को, आप चाहे फार्मूले से लगाइए, चाहे आप कॉन्सेप्ट से लगाइए। कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। एक फार्मूला लिखाया गया है तुम लोगों को, मासा बराबर क्या होता है,
मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा, यही तो होता है। आप इस पर भी लगा सकते हैं, और एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 132 और लिखा हुआ 288, 132 और 288। अब हम लोग 132 का जब गुणनखंड करते हैं, ये काट देंगे, आ जाएगा 2 छक 12, ये 2 छक 12, यानी 66 दूना 132, तो 33 दूना 66 किससे कटेगा, 13 11 से, और 11 का 11। इसका जो गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 आ गया। 288 का करेंगे, 2 कम 2, 144 दूना कितना 288, 72 दूना 144, 36, ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 9, जब 9 को काटेंगे हम तो आ जाएगा 3 और 3 आ जाएगा। ठीक, जो हमारा ये गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार आया, 5 बार आया। उसके बाद क्या आया, 3 आया। जब हम लोग मासा निकालते हैं यानी एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ माने क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो संख्या दोनों है उन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्याओं को ले लेते हैं। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या में से 2 ले लेंगे, इस जोड़े में से 2 ले लेंगे, और ये 3 का जोड़ा बना इसको भी ले लेंगे, तो 3 दूना 6 दूना 12, यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अब 12 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है, और काटने पर भी संख्याएं मिल जाएंगी। बिंदुओं ये -4, 2 तथा बिंदु बी कर रहा है 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्यबिंद P जो है ये 8, ये बटा 8, 4 है, तो ये का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है -8, -4, 2 और 4, इन्हीं में से कौन सा विकल्प आएगा, लगाने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर सवाल को समझेंगे हम लोग। बिंदुओं ये और बी दे रहा है, 2 बिंदु दे रहा है, 2 बिंदु मिल गया हमारा, ये है तो ये क्या है, बी है। ठीक, अब कह रहा है जो इसका मध्यबिंद है, मध्यबिंद मतलब का बीच वाला बिंदु, ये है पी, ये है पी। यहाँ पर जो पहला बिंदु यानी ये पहला बिंदु का जो निर्देशांक है -4, 2, और जो बी का निर्देशांक है वो 5, 6 है। रेखाखंड मध्यबिंद पी का जो निर्देशांक है वो भी मालूम है, लेकिन एक पद गायब है, यानी ये का मान ढूंढना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जब 2 रेखाएं दे रहती थी, 2 बिंदु दे रहे थे, इसका मध्यबिंद निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते थे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो लगाते थे। अब ये जो हमारा x है तो ये y है, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2। अब हम लोग को x का मान ही मालूम है, यानी x का मान निकालना है। x बराबर क्या लिखते थे, x1 + x2 बटे 2। अब x का मान कितना लिखा हुआ है, ये बटे 8, ये बटे 8। x1 का मान कितना मिला, -4 प्लस x2 का मान कितना मिला, 5 बटे 2, ये आ जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, ये कह रहा है ये बटे 8, ये बटे 8 हो जाएगा बराबर। अब यहां पर करेंगे 5 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2, 1/2, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान बराबर 4, यानी a का मान कितना आया, 4। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तुक्का मारने वाले भी गलत। तुक्का नहीं मारना है, सवाल को लगाना है तब टिक करना है। ठीक, तभी आगे बढ़ना। कह रहा है समांतर श्रेणी 7, 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद कौन सा होगा, यानी 1, 2, 3 नंबर तक दिया है, उसके बाद कह रहा है 30वां पद कौन सा होगा, यही बताना है आप लोगों को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकलता है बच्चों, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब यहां पर दूसरा पद क्या मिला हुआ है, 7, पहला पद क्या मिला हुआ है, 10 -3 हो जाएगा। हमें एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ये प्लस एन माइनस एक इंटू डी, तो एन ही निकालना है। पहला पद कितना मिला, 10 प्लस एन का मान कितना है, 30 - 1 गुणे -3, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 30 गुणे 3 कितना, 90, 30 × 90 माइनस माइनस का प्लस, ये आ जाएगा 13 -
90 जब घटाएंगे तो आ जाएगा -77। -77, 97 भी गलत, 77 ये भी गलत, -77 ये भी सही है, आपका विकल्प नंबर सी सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। युगपत समीकरण x + 2y = 70 है और 2x + λy कह रहा है, λy = 35 है, का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करना। बच्चों यहाँ पर देखिएगा, का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके लिए हमने बताया था कि हम लोग क्या लगाते थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यही कंडीशन होता था। अब यहां पर बात आती है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहां से मिलेगा। ये a1 लिखा हुआ है, ये b1 लिखा हुआ है, ये a2 लिखा हुआ है तो ये b2 लिखा हुआ है, ये c1 लिखा हुआ है तो ये c2 लिखा हुआ है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a1 का मान कितना मिला, x का मान 1 होता है, b1 का मान कितना मिला हुआ है 2, तो c1 का मान कितना मिला हुआ है 70। आगे देखेंगे, ये आ जाएगा a2 का मान, a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान कितना हो जाएगा लैम्डा, तो c2 का मान कितना हो जाएगा 35। अब इस कंडीशन में रखना है, इस कंडीशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2, यानी a1 का मान 1/2, a2 का मान 2 बराबर b1 बटे b2, b1 का मान कितना 2 बटे b2 का मान कितना लैम्डा बराबर 70/35 नॉट इक्वल है, क्योंकि 35 दूना 70, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर क्या है आधा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले पद और दूसरे पद से तुलना कराएंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा एकन्नम लैम्डा 2 दूना 4, लैम्डा का जो मान आया वो 4 आया। कौन सा विकल्प है, 1/4 गलत है, 1/2 ये भी गलत, 2 गलत, जो आपका डी ऑप्शन है वो कह रहा है 4 है, तो लैम्डा का मान 4 हो जाएगा। समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्यिका होगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, z बराबर क्या होता है 3m - 2x बार। बच्चों z क्या होता है, z बहुलक होता है, m क्या होती है माध्यिका होती है, x बार क्या समांतर माध्य होता है। z का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा समांतर माध्य बहुलक, समांतर माध्य बहुलक, समांतर माध्य कितना 28, बहुलक कितना 16, यही तो होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 बराबर 3 गुणे यम नहीं पता हुआ है, पर यम ज्ञात करना है, 2 गुणे कितना 28, 2 गुणे 28। हम लोग क्या करते हैं अब, ये हो जाएगा 16 बराबर 3m 28 दूना कितना 56, यह आ जाएगा 56, 16 + 56/3 बराबर यम। जोड़ देंगे इसको, ये हो जाएगा 12 के 2 हासिल आया 1, 6 1 7, 3 से भाग कर देंगे, 3 दूना 6, 1 7, 3 4 12, ये तो होता है। यानी जो यम का मान आया वो कितना आ गया आपका 24 आ गया, क्या आ गया 24, 22 गलत है, 23.5 भी गलत है, 24 आपका सी ऑप्शन सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। बच्चों यहाँ पर इस फार्मूले को रट लेना, आप लोग याद कर लेना कि z बराबर 3m - 2x बार होता है। कभी कभी क्या कहेगा, आप लोगों को यहाँ पर माध्यिका दे देगा, बहुलक दे देगा, कहेगा समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक, तो यही फार्मूले पे हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, 3 मान निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। हमने पढ़ाया है बहुलक क्या होता है, जो बारंबारता सबसे अधिक बार आए वही क्या है बहुलक है। यहाँ पर देखें बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी में 7 8 2 2 1 है, 8 जो है, जो 8 है फ्रीक्वेंसी वो सबसे अधिक बार आया है, और ये किस क्लास में आया है, ये 3 से 5 में आया है। तो यही तो पूछ रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग क्या होगा 3 से 5। यही संख्याओं का योगफल और अंतर है, 8 और 2, तो संख्याएं बताना है। सबसे पहले हम लोग बताया गया था आप लोगों को कि अगर कहीं पर भी योगफल और अंतर मिल जाए तो संख्या निकालना है, यानी पहली संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो जोड़ के आधा करते थे ना,
तो 8 2 10, 2 कर देंगे तो आ जाएगा 5। अब या पहली संख्या जोड़ के आधा, दूसरी संख्या घटा के आधा, तो आ जाएगा 6/2, यानी आ जाएगा 3। तो जहां पर भी आपको ऑप्शन में पहले 5 मिले फिर 3 मिले तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6,2 ये गलत है, 5 और 3 बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही करना है। अगर वो कभी कभी बदल देता है, कहेगा दो संख्याओं का योगफल अल्फा प्लस बीटा अगर कहेगा 20 है और अल्फा माइनस बीटा कहेगा 10 है, ठीक, तो योगफल और अंतर कहेगा तो ऐसे ही आप लोगों को बना लेना है। यानी पहली संख्या हम जोड़ के आधा करते हैं तो दूसरी संख्या घटा के आधा करते हैं, यही पर हमारा ऑप्शन आ जाता है। आगे देखेंगे, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 3 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। बच्चों विविधकर के लिए एक फार्मूला बताया गया था आप लोगों को, d बराबर क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग समीकरण से तुलना करते हैं द्विघात समीकरण से, तो हमारा जो आ जाता है इन ये का मान 3 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -2, तो c का मान आ जाएगा 1/3। b का मान -2 मिल गया, -2 का होल स्क्वायर, 4 गुणे ये का मान 3, तो b का मान c का मान 1/3, 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 -4 बराबर 0। 0 किस ऑप्शन में है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डी आपका ऑप्शन सही है। रटना नहीं है, सवाल को देख कर रटना नहीं है इसको, ऑप्शन को कि यहाँ पर 4 लगाया था 4 लगा दो, पहले सवाल को देखिएगा, बीच में वो प्लस भी कर सकता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम लोग, दो बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, डी बराबर फार्मूला लगाते थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर आपका पड़ोसी x1 लगा रहा तो आप लोग x2 कर दीजिएगा, ठीक। तो करना क्या है आप लोगों को, इनको मान लेना है x1 y1 और x2 y2, यानी x2 तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1 तो ये हो जाएगा y1, ठीक। यानी x1 का मान 2 है, कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे, रूट लगाया हमने, 2 में से 4 घटेगा कितना आएगा -2 प्लस 3 में से घटेगा तो कितना आई 2, रूट लगाइबा 4 + 4 8 जोड़ा। आगे देखो, ये हो जाएगा 4 + 4 बराबर √8, √8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√2, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 2 गलत, 2√3 गलत है। यहाँ पर देखिएगा 2√3 लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, 2√2 ये आपका सी ऑप्शन आपका सही। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। सबसे पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए, tan 45 का मान पता होना चाहिए, cos 30 का मान पता होना चाहिए, sin 60 का मान पता होना चाहिए। 2 गुणे tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर, sin 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, ये आ जाएगा 2 कहीं पर लिखा हुआ है, 1 गलत है, √3 गलत है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज है कोई एबीसी में, कोण सी समकोण है और tan ये बराबर 1/√3 लिखा हुआ है, तो निम्न का मान होगा sin ए cos b प्लस cos a इंटू sin b। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा, समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा सी क्या 90 डिग्री, ठीक, ये हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक। नहीं, ये यहां पर होगा क्योंकि ये समकोण कह रहा है ना, ये बी सी, tan ये आधार है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा। कर्ण याद करना है, कितना आ जाएगा, ये बी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, ये आ जाएगा 2। साइन ये का मान, साइन ये बराबर
साइन ये आधार बना हुआ है तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। काश ये से ये निकालिएगा, काश ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बी का मान, काश बी का मान जब हम लोग बी निकालते हैं तो ये आधार बनेगा तो ये लंब बनेगा। काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1/2। साइन बी बराबर, साइन बी को आधार मानेंगे तो ये लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, जब हमें चारों पदों का मान मालूम हो गया, अब इनको जोड़ना है, गुणा कराना है। तो करना क्या है हम लोगों को, अब यहां पर मान रखते हैं हम लोग साइन ये का मान कितना है। आगे देखेंगे बच्चों, जब चारों पदों का मान मालूम हो गया, साइन ये, कास बी, साइन बी, तो मान रखना है। यहाँ पर मान रखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइन ये का मान यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ये कास बी प्लस कास ये साइन बी। साइन ये का मान यहाँ से मिल गया 1/2 गुणे कास बी का मान यहाँ से मिल गया 1/2 प्लस √3/2 बटे √3/2 गुणे 1/2 दुना कितना 4, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से, यही तो होता है। 4 लासा हो जाएगा, 1 + 3 = 4/4, ये आ जाएगा 1। एक कहाँ पर आया, पहला ऑप्शन में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आ गया आपका 1। 15 कह रहा है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन होगा। आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हमें आर का मान पता होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी जो कह रहा है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616 है, यही तो कह रहा है। 4 गुणे 22/7 पाई मान रखा गया है, आर स्क्वायर 616। यहां पर हम लोग जब आर स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 616, यहां पर देखिएगा भाग है तो क्या होगा, भाग है ना, तो गुणा होगा। ये सब क्या है, गुणे में है, तो ये सब भाग में जाएंगे। काट देंगे तो आ जाएगा 11 दूना 22, 11 × 5 = 55 और 6 × 61 हो 66, 11 × 6 = 66, ये आ जाएगा 28 दूना 56। आगे हम लोग कटापीटी मचाएंगे, 28 गुणे 7/4, 4 × 7 = 28, आर बराबर आ जाएगा 7 गुणे 7, मान निकालेंगे, रूट लगाएंगे, 7 गुणे 7, वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, अब कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात करो। आर का मान ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा था वो, गोले का आयतन। बच्चों जो गोले का आयतन होता है क्या होता है मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर लिखेंगे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, एक साथ कट जाएगा क्योंकि आर क्यूब का मान 7 तो है। यहां पर कर देंगे तो 22 चौक कितना 88, 7 × 7 = 49/3। जब गुणा कराएंगे इसको हम तो ये आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 88 और 49, 8 × 9 = 72 के 2 हासिल आया 7, 9 = 72 और 7 = 79, 8 × 32 के 2 हासिल आया 3, 8 × 32 और 3 = 35, 2 9 × 2 = 11 के 1 हासिल आया, 8 × 5 = 13 के 3 हासिल आया, 43/12, ये आ गया आपका 43/12/3। भाग कर दीजिएगा। जब इसको हम भाग करेंगे, बच्चों भाग करना है, बहुत इत्मीनान से करना है, भाग करेंगे इसको हम 43/12 को 3 से, यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 इकन्ने में जाएगा, 3 इकन्ना में 3 13, 3 चौक 12, 1 11, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 22, 3 7 21, 1 22, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा। देखिएगा बच्चों यहाँ पर 462 मीटर, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक, 1438, 1437 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन कट हो गए, 2 ही ऑप्शन आपका मिल रहा है। देखिएगा 1437.32 सेंटीमीटर क्यूब, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से कंफर्म नहीं हो रहा, यहां पर आप लोग टिक मत लगाइएगा, 14 सेंटीमीटर टिक लगाओ, आगे बढ़ो, यहां पर आगे बढ़िएगा। 3 त्रिक्का 9 10, फिर 3 त्रिक्का 9, यानी यही प्रक्रिया चलती जाएगी। तो आपका जो आंसर आएगा वो 1437.33 आएगा, जो आपका विकल्प है सी सही है, बी नहीं सही है, क्योंकि बी के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 2, यहाँ पर लिखा हुआ 3 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या यानी आर मालूम है, आर बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, 22 से भी गलत, 44 से भी गलत, 88 आपका सी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अब देखिएगा बहुत जानदार शानदार सवाल है आपके लिए। दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बच्चों ये कई बार पूछा गया है पेपर में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में डाल दिया गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, दो वृत्त हैं, दो क्या हैं वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? बाह्यता स्पर्श करते हैं, मतलब ये काटते नहीं हैं, ठीक। और हम बड़ा बना देते हैं, नहीं तो आप लोग समझिएगा एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक। मान लीजिए ये बना हुआ है, ठीक। अब क्या कह रहा है, दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों में सम्मिलित हो। एक स्पर्श रेखा तो ये हो जाएगी आपकी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, दोनों में सम्मिलित है ना। एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी जो क्रॉस ना करे, मतलब किसी वस्तु को छूकर निकल जाए, उसी को क्या कहते हैं स्पर्श रेखा। एक, दो और एक ये 3, तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? 3। विकल्प 2 है, 1 है, 4 है, डी आपका विकल्प सही है, क्योंकि कह रहा था दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी 3 होगी, 5 होगी, 8 होगी या 1 होगी। हमें बनाना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2/3 बनाना है, भिन्न 2/7 दिया है, कह रहा है 2/7 है आपके पास, हमें बनाना कितना है 2/3। इसमें जोड़ना किसको है नहीं पता है, हम लोग ऑप्शन से भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमने जोड़ दिया 3 + 2 7 + 3, ये आ जाएगा 5/10, 5 गन्ने में 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ रहा है, 2/3 आ रहा है। ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग 5 जोड़ के, 2 + 5/7 + 5 यानी 5 2 7, ऊपर 7 नहीं आ रहा है, 7 5 12 नहीं कटेगा, ये भी गलत है। आगे देखेंगे 8 जोड़ के, 2 + 8 7 + 8, ये आ जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 8 7 15, 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3 मिल गया। एक पे चक्कर लेते हैं, 2 + 1/3 7 + 1/3, ये आ जाएगा 3/8, 3/8 नहीं लाना है, लाना क्या है 2/3 लाना है। मिला किससे? 8 से मिला, ये आपका विकल्प डी भी गलत है। तो हम लोग इसी प्रकार भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक। यानी 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें, ये अंश हो गया तो ये हर हो बटा वाला, 8 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 8 7 कितना होता है 15। जब भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 2/3 मिल जाएगा, यानी विकल्प आपका सी सही है। आगे देखेंगे समीकरण कह रहा है 2x² - 5x + 4 = 0 के मूल हैं। अब यहाँ पर क्या बताना है, वास्तविक समान है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक असमान है और नॉन एग्जिस्ट, इनमें से कोई नहीं है। सबसे पहले हम लोग सवाल को लगाते हैं, क्या करते हैं b² - 4ac। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि 0 आएगा कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, वर्गमूल में आएगा कि पूर्ण वर्ग में आएगा, ठीक। यहाँ पर b का जो मान मिला -5 मिला हुआ है, ठीक। -4 गुणे कितना हो जाएगा, ये c, ये का मान 2 तो c का मान 4, ये आ जाएगा 25 -4 चौक 16 दूना 32। ये क्या आ गया, ये 0 से क्या आ गया, ये 0 से कम आ रहा है, यानी 25 में से 32 घटाएं कितना बचेगा 7 बचेगा। -7 जो है वो क्या है 0 के बराबर है नहीं बराबर है, तो ये मूल क्या है काल्पनिक है। कहीं ऑप्शन में मिला काल्पनिक है नहीं मिला। अब क्या करोगे, वास्तविक समान पे लगाओगे ना ना ना, इस पे नहीं लगाना है, वास्तविक नहीं है इस पर लगाना है। जो चीज वास्तविक नहीं होती है वो क्या होती है काल्पनिक होती है।
इसको आप लोग काल्पनिक भी लिख सकते हैं, ठीक, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ही लिखना है। ऑप्शन में अगर नहीं दे रहा है तो वास्तविक नहीं पर टिक करिएगा। कह रहा है त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, PS लंब है QR पर और AD लंब है BC पर तथा PS बराबर 4 सेंटीमीटर है और AD बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा ABC, एक लंब डाला गया, कौन डाला, D ने डाला, ठीक, क्योंकि AD लंब है BC पर। एक त्रिभुज और बनेगा, PQR, इस पे लंब डाला गया है, किसके द्वारा, PS के द्वारा, ठीक, क्योंकि कह रहा था जो त्रिभुज PQR है वो समरूप है किसके, ABC के। क्या बताना है बच्चों, यहां पर देखिएगा त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। यानी इसका जो मान दे रहा है 4 सेंटीमीटर है PS और ये दे रहा है 2 सेंटीमीटर है AD का मान। हम लोगों को पता है जो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये पढ़ाया गया था। किस प्रकार होता है ये, अपनी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। माध्यिका AD, माध्यिका PS, तो क्या हो जाएगा PS बटे AD का स्क्वायर, इस तरह होता है, ठीक। अब PS का जो मान मिला वो क्या मिला, 4 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना 16, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 चौके 16, ये आ जाएगा 4 बटे 1, बटे मतलब क्या, अनुपात, 4 अनुपाते 1, 4 अनुपाते 1, 4 अनुपाते 1 आया कहीं पर, 4 अनुपाते 1 नहीं मिल रहा है, 4 अनुपाते 1 मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय था हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला खंड हम लोग करेंगे खंड बा। आगे लिखा जाएगा b√3 नॉट इक्वल टू ये, इसलिए का निशान लगाएंगे हम लोग। √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यही हम लोगों को सिद्ध करना था। a प्लस b बराबर 1 है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। इसका मान निकालना है, यानी ए बी का मान निकालना है, लेकिन ये कह रहा है जो a का मान आएगा 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और b का मान भी 0 से अंश बड़ा और 90 से भी कम आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं tan a प्लस b बराबर 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये लिखा हुआ है tan a प्लस b, तो tan किसका मान 1 होता है, tan 45 अंश। तुलना कराएंगे तो आ जाएगा a प्लस b बराबर 45 अंश, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ है tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब tan a माइनस b बराबर tan किसका मान 1/√3, tan 30 का मान, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस b बराबर 30 अंश, ये हो जाए समीकरण सेकंड। यहाँ पर लिखा हुआ योगफल 45 है, अंतर 30 है। सबसे पहले हम लोग ये का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, दोनों पदों का योगफल बटे 2, तो आ जाएगा 75 बटे 2, कितना आ जाएगा 37.5 अंश, ये का मान हो जाएगा। b के मान के लिए हम लोग क्या करते थे, 45 में से 30 घटाते थे, ये आ जाएगा 15 बटे 2, यानी 7.5 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। में से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, पर प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे, दो छोटे छोटे घन हैं उनको मिला दिया गया है तो एक बड़ा घनाभ बन गया, तो उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर हमें मालूम है जो घन का आयतन होता है वो होता है ये क्यूब। अब ये जो ये क्यूब का मान है 64 है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 64 का घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई है हमारी 4 आ गई। अब इसको
बनाना है क्या, घनाभ। जब हम लोग घनाभ बनाते हैं घन के संलग्न फलकों को मिलाकर प्राप्त घनाभ की लंबाई, जो हमारी लंबाई है वो दुगना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे घन हैं जब उनको मिलाया जाएगा तो लंबाई हमारी बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ेगी केवल बस, तो यह हो जाएगा 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। अब जो हमारा चौड़ाई है वो 4 ही रहेगा, जो ऊंचाई है ये भी 4 रहेगा। हमें क्या निकालना है बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB + BH + HL। L से क्या लंबाई है, B चौड़ाई है, तो H क्या है, ऊंचाई है। यहां पर हम लोग मान रखेंगे 2। L का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 8 गुणे B का मान कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस B का मान कितना दिया है, 4 गुणे H का मान कितना दिया है, 4, प्लस H का मान कितना, 4 गुणे L का मान कितना, 8। इसी को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 2। ये हो जाएगा 8 गुणे 4 कितना, 32, प्लस 4 गुणे 4 16, 8 × 32 बराबर 2। 32 और 32 64, 64 और 16 जोड़ देंगे, 64 + 16, ये हो जाएगा 6 × 4 10, 10 के 0 हाथ से आया, 7 और 1 8, 80 गुणे 2, 80 गुणे 2 बराबर कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, चाहे आप लोग वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 160 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले दोबारा देख लीजिएगा, कह रहा था 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक बनेगा एक का आयतन, एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें पहले मालूम होना चाहिए बच्चों कि घन का जो आयतन होता है ये क्यूब होता है, तो ये क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 64। तो ये का मान निकालेंगे, यानी घनमूल निकालते हैं हम लोग, तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, यह जाएगा 4। अब कह रहा है इसको, इसके फलकों को जो मिलाया गया तो क्या बन गया, हमारा घनाभ बन गया। तो जब घनाभ बनेगा, जो छोटे छोटे घन थे उसको मिलाया गया तो एक बड़ा घनाभ बना। जब बड़ा घनाभ बनेगा तो हमारी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, ठीक। तो 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई + चौड़ाई, यानी LB × BH + HL। इसे मान रख दें, बस केवल आप लोगों को गुणा कराना है और जोड़ देना है, तब आ जाएगा आंसर। सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, क्लास देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, आप लोगों को क्या करना है, CF निकालना है, क्योंकि हम माध्यिका पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज है आपका। तो CF कैसे निकलता है, पहला पद 7 लिखा हुआ है, 7 लिख दीजिए, 12 में 7 जोड़िएगा 19, 19 में 18 जोड़िएगा 37, 37 में 15 जोड़े 52, 52 में 10 जोड़ा गया 62, 62 में 3 जोड़े 65। अब ये जो 65 है नीचे वाला अंक, अब इसका भी टोटल 65 आना चाहिए। अगर 65 आ रहा है तो आपका सवाल जो है CF है वो निकाले हैं आप, वो सही हो जाएगा। आगे हमें जो नंबर मिल गया वो कितना मिला, 65 मिल गया। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन नंबर बराबर n/2 वह पद का मान, यानी TH वैल्यू, ये आ जाएगा 32.5। जब 2 से हम लोग भाग करेंगे तो आएगा 32.5। अब जो 32.5 है ये किस पद में जा रहा है, CF में देखेंगे तो ये आ जा रहा है 19, 7, इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका क्षमता कितना है 18.9 तक। ये कह रहा है 37 लिखा हुआ है, लाना कितना है 32.5, तो इसी में जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े कि जो 32.5 है वो इसी लाइन में सम्मिलित है, ठीक। अब इसके जो पहला पद है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ 20 से 30, 20 - 30 मत पढ़िएगा, 20 से 30 लिखा हुआ है। अब ये जो L1 है 20 है, L2 का मान 30, F 18 है, तो C 19 है। अब माध्यिका के लिए बच्चों फार्मूला बताया गया था तुम लोगों को, M बराबर L1 + I/F मीडियन नंबर माइनस C। अब जो I होता है, ध्यान से देखिएगा, I जो होता है बच्चों L2 - L1 होता है। तो 30 में से जब 20 घटेगा तो 10 है, तो I वही तो लिखा हुआ है, ठीक। आप लोग ये भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं या H भी लिख सकते हैं, ठीक।
जो आई होता है वो एच के बराबर होता है। तो बच्चों फार्मूले को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, L1 प्लस आई अपान एफ मीडियन नंबर माइनस सी, और जिस क्लास में जाएगा उसे ऊपर वाले पद को ही सी मानना है, ना कि इसको अब मान लीजिए सी। तो 20 कहाँ से मिला L1 प्लस 10 कहाँ से मिला, क्लासों का अंतर, 18 क्या है फ्रीक्वेंसी है, 32.5 क्या है यह मीडियन नंबर है, माइनस 19 सी का मान 19। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 32.5 में से 19 घटाते हैं तो आ जाएगा 13.5, कितना आ जाएगा 13.5। तो 10/18 गुणे जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे 10 कट जाएगा। अब जब हम 135 को 18 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 7.5। बच्चों पहले भाग देना है आप लोगों को, तब जोड़ना है। बोर्ड मास क्या कहता है पहले आप लोग जानते ही होंगे। तो आ जाएगा 20 प्लस 7.5 बराबर 27.5, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी। खंडवा भी चल रहा है आप लोगों का। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये 2,3 बी कह रहा है 4, और सी कह रहा है 6, -3 संरेखी हैं। बच्चों पहले आप समझिएगा संरेखी क्या होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा ना तभी आप संरेखी मानिएगा इसको, ठीक। अब यहां पर हम लोग संरेख के लिए सूत्र लगाते हैं। संरेख के लिए फॉर्मूला क्या होता है, संरेख का सूत्र, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही संरेख का सूत्र। यह होता है x1, फिर होता है y2 - y3, x2 y3 - y1, ठीक, प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। बच्चों अगर इसी फॉर्मेट में आप लोग सवाल बनाइएगा और अगर शेषफल क्या मतलब 0 आ रहा है, कभी कभी कहेगा सवाल में सिद्ध कीजिए कि संरेख है कि नहीं है। तो अगर इन पदों का योग जो भी आया कैलकुलेशन वो 0 है तो संरेख है, और 0 नहीं आएगा तो संरेख नहीं है। हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। यहाँ पर x1 का जो मान है बच्चों ये 2 है, ठीक। यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, यानी x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, x3 बराबर 6। y का देख लीजिएगा, y1 बराबर 3, y2 बराबर k, y3 बराबर -3। मान मिल गया आप लोगों को। अब रखना है इसमें x1 का मान कितना 2, y2 का मान कितना, y2 का मान है k, माइनस y3 का मान कितना -3, तो माइनस का प्लस, x2 का मान कितना 4, y1 का मान कितना 3, माइनस ये y1 - y2 होगा, नहीं 1 मिनट, ये हो जाएगा हाँ y3 - y1। बच्चों यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, y3 - y1 होगा। तो y3 का मान है -3, y1 का जो मान होगा बच्चों ये हो जाएगा -3, प्लस x3 का जो मान है 6, क्या है 6 है, y1 का जो मान है, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान k, ठीक, बराबर 0। अब ये आ जाएगा 2 से इसको हम गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 2k प्लस 6, प्लस यहाँ पर 3 और 3 कितना होता है 6, -6 और 4 -24, ये आ जाएगा प्लस 6 3 18 माइनस 6k बराबर 0। यहाँ पर 2k यहाँ पर 6k घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा -4k। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 और 6 24 प्लस 24, तो ये -24 बराबर 0, ये कट जाएगा बच्चों, तो -4 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि cos ये बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करो। बच्चों ये जो सवाल है आप लोगों का कई बार पूछा गया है, ये कह रहा है cos ये बराबर √3/2। अब यहाँ पर जो cos है, ये जो मान लिखा है cos का भी लिखा हुआ है, किसका मान लिखा है cos 30 का, ये आ जाएगा,
ये बराबर 30 अंश, यानी ये का मान कितना आ गया 30 अंश। हमें निकालना क्या है साइन 2a, साइन 2a तो हो जाएगा 2 गुणे 30, 2 गुणे 30 यानी साइन 2 गुणे 30, 30 दूना कितना होता है 60, साइन 60 का मान क्या हो जाएगा √3/2। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ये 2-2 नंबर पे पूछता है। ये कितने नंबर का सवाल है 2-2 नंबर का सवाल है। अभी आप लोगों को आगे मिलेगा 4 नंबर और 6 नंबर का सवाल, तभी आप लोगों को 70 नंबर का जो पेपर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, किन्हीं 5 खंडों को हल करना, इसमें ऐसे आपको 6 सवाल देगा, 6 में से 5 ही सवाल को करना है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन कोड ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। बच्चों आप लोगों को अगर अच्छा मार्क लाना है बोर्ड में और बढ़िया से आपका पेपर में भी नाम छपे, लोगों को एक रोटेशन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि हमें पढ़ना कैसे है। मेन जो सब्जेक्ट है आप लोगों को मैथ यानी गणित पर ध्यान देना है, इंग्लिश पर ध्यान देना है और विज्ञान पर। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं आपको नेसेसरी आप लोगों को कम से कम घर पर 2 से 2.5 घंटे इनको पढ़ना है। जब आप लोग इन तीनों विषयों को तैयार कर लेंगे तो आप निश्चित ही उस मार्ग तक पहुंच पाएंगे। 90 प्लस या 90 इतना % आप लोग ला सकते हैं। लेकिन आप लोग धैर्य रखिएगा, क्योंकि एग्जाम जब आता है तो बच्चे हताश हो जाते हैं। हताश नहीं होना है आप लोगों को, बस केवल आप प्रैक्टिस सेट को हल करें, 3 घंटे के अंदर हल करें और रिवीजन करें, बार बार फार्मूले को देखें, यही करना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है जो cos थीटा होता है वो 4/5 लिखा हुआ है। अब इसके लिए एक समकोण त्रिभुज होता है, ये B और C। अब cos के लिए फॉर्मूला बताया गया था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये जो हमारा ये AB है ये आधार का काम कर रहा है, ये क्या है आधार है, और इसको क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, और यह क्या है हमारा कर्ण है। ठीक, अब आधार कह रहा है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, कर्ण कह रहा है 5 है तो इसको 5 लिख देंगे। अगर हम यहाँ से BC निकालते हैं, BC बराबर रूट पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें अब यहाँ पर आवश्यकता है किसका लंब, यानी BC निकालना है तो कर्ण का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है मान 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। जो हमारा 3 सेंटीमीटर है वो क्या है लंब है। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा यानी साइन थीटा जब निकालेंगे साइन थीटा पर होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर 3 है तो कर्ण कितना है 5, 3/5। कॉस थीटा का मान दे ही रहा है, निकालना नहीं है आप लोगों को। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो हो जाएगा 3/4। अब हमें मान रखना है इसमें, इसका मान निकालना है। कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान कितना दिया बच्चों, लिया हुआ है 3/5, तो ये आ जाएगा 3/5 गुणे कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस tan थीटा का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है। ठीक, अब हम लोग ऊपर का गुणा ऊपर से ही करते हैं, ना कि नीचे से ऊपर करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 4 तियां 12, 5 का स्क्वायर 5 गुणे 5 कितना 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो संख्या के घात जितने बार लिखे हों उनको उतने बार ही गुणा करना है। जैसे लिखा हुआ है 3/4 का होल स्क्वायर, तो 3/4 गुणे 3/4 ये आ जाएगा 3 गुणे 3 कितना, ये हो जाएगा 9 और 4 गुणे 4 कितना 16, तो यहाँ पर लिखा गया 9/16। अब हम लोग क्या लेते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका जब एलसीएम लेंगे तो लासा कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 25 और 16, 25 कैसी संख्या है विषम संख्या है, 16 कैसी संख्या है सम संख्या है। तो अब जो हम मान निकालते हैं इसका, तो 25 तो 5 से ही कटेगा, 16 5 से कटेगा नहीं कटेगा।
अब यहाँ पर जब इस तरह संख्याएं मिल जाती हैं तो हम लोग 16 और 25 को गुणा कर लेते हैं। जब हम 25 और 16 को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 15। ठीक, हाँ, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 पंचे 5 और 1 2 के 2, 5 0, ये आ जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400। जब कह रहा है 25 गुणे 16 करो 4 से आया, तो 25 को अगर हम 400 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा 16। 16 गुणे 12 कितना होता है बच्चों? 16 दहम कितना होता है 160, 16 दूना 32, यानी 182, 182। और ये हो जाएगा हाँ 192, 60, यानी 160 और 32, 0 6 3 9 92, 192। अब हम 25 यानी आ जाएगा 25, 25 9 ये कितना होता है बच्चों? 25 गुणे 9 से गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 225, क्योंकि 25 2 250 होता है, तो हो जाएगा 225। जब इसको हम जोड़ते हैं हम लोग तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 और 2 कितना 7, 9 2 कितना 11 के 1 चला 1 3 और 1 4, यानी 417/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा है। ये जितने भी सवाल पूछेगा बच्चों, ये 4 नंबर का सवाल चल रहा है अभी। यहां पर कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर कह रहा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। बच्चों आप लोगों को क्या पढ़ना है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है, और गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य विधि, इन चारों विधि में से ही एक सवाल मिलेगा। हो सकता है 2 ही सवाल मिल जाए। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब हम दशमलव जब हटाते हैं तो क्या करते थे? 0 बढ़ाते थे। तो यह आ जाएगा 2/10x प्लस 3/10 बराबर 1, यानी 13/10। जब इसका हम एलसीएम लेंगे यानी लासा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ये कहाँ से आया? ये तो मालूम होगा ना कि दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने ही 0 बढ़ाना है आप लोगों को। अब बराबर साइन में ये कट जाएगा, तो जो हमारा समीकरण बना ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम लोग सेकंड को सॉल्व करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर भी देखेंगे दशमलव के बाद एक ही अंक है, x का मान नहीं माना जाता है, केवल गिनती को लिया जाता है। तो यह आ जाएगा 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, इनका एलसीएम ले लेंगे वो हो जाएगा 10। तो आ जाएगा 4x प्लस एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 10। ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 से 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हमें करना क्या है? प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक समीकरण को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अगर हम यहाँ से 2x का मान निकालते हैं तो 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अभी आ जाएगा 4 गुणे किसका लिखा हुआ है? 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। ये हो जाएगा 4 गुणे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से कट जाएगा 4, ये आ जाएगा 13। ध्यान से देखिएगा 13 गुणे 2 कितना होता है? 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5 बराबर 23। 6 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 26 माइनस y बराबर
23, तो आ जाएगा 26, 23 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाई लिखा था हो जाएगा प्लस, यानी 3 बराबर वाई आ गया, यानी वाई का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें करना क्या है, वाई के मान को समीकरण थर्ड में रखना है, तो एक्स का मान हमें आसानी से मिल जाता है, तो वाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर आगे देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, ये हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2, x बराबर कितना बचेगा 4 बटे 2, जब भाग करोगे इसको तो आ जाएगा 2, यानी x का जो मान आया वो 2 आया। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो सवाल लगा है वो सही है कि गलत है, इसमें डाउट है ना, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर x बराबर 2 दे रहा है और y बराबर 3 दे रहा है। अब x और y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखिएगा उत्तर के जांच के लिए, उत्तर की जांच। समीकरण जो फर्स्ट है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13 है, 2 गुणे x का मान 2, y का मान 3, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 बराबर 13, तो 13 बराबर 13, यानी जो हमारा जो सवाल का आंसर आया है ये आपका सही है। बच्चों आगे देखेंगे तीसरे का ग नंबर है, कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। मासिक आय ज्ञात करने के लिए हम लोग को बताया गया था, मासिक आय का जो अनुपात दिया है, अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया हुआ है आपका 9:7, और जो खर्चों का जो अनुपात है वो 4:3 है। हमें पता है बच्चों ये आय है और ये खर्च है, जब आय में से हम खर्च को घटाते हैं तो क्या आ जाता है बचत, तो क्या आ जाता है बचत। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना प्रत्येक व्यक्ति की मासिक आय बराबर x रुपया, x रुपया। अब जो उनके क्या है बचत तो हमें दे रहा है, खर्चों का जो अनुपात है, खर्च मासिक खर्च क्या कह रहा है, मासिक खर्च बराबर y रुपया। ठीक, हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पर, पहला व्यक्ति यानी ये बी मान लेते हैं, ये की मासिक बचत, ये तो हुआ प्रति महीने 2000 रुपये बचाता है। तो हम लोग क्या करेंगे 9x में से 4y को घटा देंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा, ये बराबर 2000 है, ये किसके बराबर है, ये 9x माइनस 4y के बराबर है। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। आगे हम लोग देखेंगे बी के लिए। अब बी का जो आय का जो रेशियो है वो 7 है और खर्च कितना है 3 है। बी की मासिक बचत बराबर 2000 रुपया। अब यहां पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 क्या है, आय है, आय को क्या माने x। यहां पर 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या है हमारा खर्च है। जब हम आय में से बच्चों क्या घटाते हैं खर्च को, तो हमारा क्या जाता है बचत आ जाता है। ये आ जाएगा 2000 रुपये, समीकरण सेकंड। सवाल में यहां लिखा हुआ है 9x माइनस 4y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000, यानी यहां पर चिन्ह जो है प्लस प्लस है, माइनस माइनस है। हमें करना क्या है, दोनों में से एक पद को बराबर करना है। अगर आप यहां पर 4 करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ पर 4 से कराएंगे। ठीक, तो हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट को 3 से तथा
सेकंड को 4 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर। अब यहां पर जब हम लोग किससे गुणा करें, 3 से, और इसको किए 4 से, ठीक। अब हम जब 3 से जब गुणा करते हैं तो इस पूरे पद को ही करते हैं, ना कि इसको करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 12y बराबर 6000, ठीक। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 28x माइनस 12y बराबर 4 दूना कितना होता है 8000। ये हो जाएगा और समीकरण। क्या करना है, घटाना है। जब हम जो घटाते हैं तो 27x माइनस 12y बराबर 6000, 28x माइनस 12y बराबर 8000। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस माइनस कट जाता है, माइनस x बराबर कितना बचेगा 2000। 8000 में से 6000 घटाएंगे तो 2000 बटेगा। ये आ जाएगा, जो x का मान आया वो 2000 आया, ठीक। x का मान अगर आया 2000, हमें क्या निकालना है, उनकी मासिक आय ज्ञात करो। मासिक आय का जो रेशियो है वो 9:7 है, ठीक। अगर यहां पर ये की मासिक आय निकाला जाए, ये की आय बराबर 9 रेशियो है, यानी 1 रेशियो का मान, ये हो जाएगा 9 गुणे 2, ये 18,000। कितने हजार रुपया, 18,000। आगे निकालेंगे बी की आय बराबर 7x, तो 7 गुणे 2 14,000, ठीक। बच्चों यहां पर आय ही पूछ रहा था, आय हमने निकाल दिया। अगर आपसे पूछता खर्च कितना करते हो प्रति महीना, तो हम लोग क्या करते, y का मान निकालते, ठीक। y का मान कहां से निकलेगा, समीकरण फर्स्ट या सेकंड से, ठीक। थर्ड फोर्थ से भी निकलेगा, लेकिन ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड की सहायता से ही खर्चों के जो मतलब पैसा है वो हमारा आ जाएगा। बच्चों आगे देखेंगे, तीसरे का घ नंबर है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। यहां पर आप लोगों को क्लास देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, हमें क्या करना है, यहां पर जो देखना है f, क्या देखना है f, जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। 12 जो है सबसे अधिक बार आया, सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक वर्ग कहा जाता है। अब बात आती है कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले बहुलक वर्ग को ही क्या कहा जाता है, सबसे अधिक बारंबारता वाले बहुलक को क्या कहते हैं, वर्ग, बहुलक वर्ग कहा जाता है। वर्ग माने का क्लास, ठीक। अब यहां पर हमें मालूम हो गया, ये L1 है आपका, ये L2 है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा F1, क्या हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा F2। इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं Z बराबर, बहुलक को Z से व्यक्त करते हैं बच्चों। Z बराबर हो जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे I मतलब क्या, क्लासों का जो डिफरेंस है, ठीक। ये फार्मूला जो है Z बराबर L1 प्लस F1 किससे मानना है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आए उसी को F1 मान लीजिएगा। F1 से पहले क्या था, 0 था, F1 के बाद क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे बच्चों, अब ये L1 का मान है वो कितना है 60 प्लस F1 का मान कितना दिया है 12 माइनस 10, F0 का मान 10 बटे 2 गुणे F1 का मान कितना 12 माइनस F0 का मान कितना 10 माइनस F2 का मान कितना 6 गुणे
ये जो क्लासों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 है, क्योंकि 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। 60 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे 2 बचेगा, 12 तुमना कितना होता है बच्चों, 24 माइनस ये हो जाएगा 16 गुणे 20, ये आ जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 2 बटे कितना बचेगा 8, 8 8 गुणे 2 बटे 8 गुणे 20, ये कट जाएगा 2 चौक 8, 4 पंचे 20, यानी आ जाएगा 60 प्लस 5 बराबर 65, यानी जो जेड का जो मान आया वो आ गया 65, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुलक अगर आपको एग्जाम में पूछेगा बहुलक में तो केवल कंटीन्यूअस सीरीज ही पूछता है, तो इसलिए बच्चों इसको रिवीजन करना है बार बार और लगाना है। इसका फार्मूला एक बहुत ही शार्ट फार्मूला, ज़्यादा बड़ा नहीं है कि देख के घबरा जाए आप लोग। बस करना क्या है, सबसे अधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक वर्ग कहा जाता है। ये मान लेना सबसे अधिक 12 कितना, 12 जो आया सबसे ज्यादा आया, 10 कम आया, 6 कम आया, 5 5 8, ये सब कम है 12 से, तो इसलिए जो 12 है हमारा ये F1 बन जाएगा। और जो इससे पहले वाले क्लास के फ्रीक्वेंसी को F0 मान लीजिएगा और इससे बाद वाले को F2 मान लीजिएगा। लास्ट है आप लोगों को 4 नंबर का सवाल, करा tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर यम है और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर यन है, तो सिद्ध कीजिए कि यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 रूट यम एन। हमें पहले यम और यम का मान मालूम है बच्चों, यहाँ पर ये LHS है तो ये RHS है, हम लोग ले लेते हैं LHS, यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर। अब जो हमारा यम का जो मान है ये कह रहा है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे माइनस ये आ जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये यम स्क्वायर कह रहा था तो यम का मान ये तो दिया है, माइनस एन स्क्वायर इसको भी लगा दिए। अब ये जो हमारा ये tan लिखा हुआ है प्लस साइन लिखा हुआ पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसको जब हम लगाएंगे तो आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। कुछ कर सकते हैं इसमें, tan लिखा हुआ साइन लिखा, मान एक नहीं होता है, 2 tan थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस इस जब कोष्टक को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया, 2 2 कितना होता है 4, ये आ जाएगा 4 tan थीटा और साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर देखने से पता चला कि जो यहाँ पर RHS आ रहा है 4 रूट mn आ रहा है, हमारा आया कितना 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमें करना क्या है, इस पक्ष को भी हल करना पड़ेगा, ठीक। तो आगे हम लोग RHS लेते हैं, क्या लेते हैं RHS, तो आ जाएगा 4 रूट यम यन बराबर 4 रहने दीजिए रूट के अंदर, यह आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा यानी यम का मान गुणे यन का मान बराबर, अभी लिखा हुआ है a प्लस बी तो a माइनस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। आगे देखेंगे ये आगे हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, tan को तोड़ देते हैं किसमें, साइन में, यानी साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है साइन साइन, अगर हम दोनों पक्ष में कॉमन ले लें तो ये लिखा हुआ है 1/cos माइनस 1, ये तो लिखा हुआ है रूट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये लिखा हुआ 1/cos, तो 1/cos क्या होता है बच्चों, सेक होता है, रूट हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कहाँ से आया ये? सर समीकरण सूत्र लगाया गया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो होता है। अगर हम क्या करते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आएगा इधर तो 1 हो जाएगा, यानी माइनस 1 हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमको जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा वहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों जब रूट में लिखी हूँ संख्याएं और वर्ग में हो तो उनका वर्गमूल निकलता है। क्या निकलता है? वर्गमूल निकलता है, तो रूट को लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा 4 था हमारा, तो ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ठीक। 4 यहाँ पर लगा दीजिएगा, 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 4। साइन स्क्वायर का एक ही मान लाएंगे साइन, टेन स्क्वायर का एक ही मान आएगा टेन थीटा। अब यहाँ पर देखने से पता चला 4 टेन थीटा साइन थीटा, तो 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा, जो हमारा ये LHS है वो RHS के बराबर हो जाएगा, RHS। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं, ठीक। पहले बात यहाँ समझिएगा, क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखो। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और इसके शिखर पर तल के अवनमन कोण यहाँ पर बनाएगा तो तल और इसके शीर्ष पर ये हो जाएगा, ठीक। अगर ये 45 है तो ये पूरा 45 हो जाएगा, एकांतर कोण बनेगा। यहाँ पर करना क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम लोग, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h प्लस 8 मीटर है, क्योंकि यहाँ पर 8 तो पहले से आधी दूरी पता है हमें, आधी नहीं पता है, तो h को अगर जोड़ देंगे तो h प्लस 8 मान निकल आएगा। भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी बराबर x मीटर, ये भवन तो ये भवन है, ठीक, यानी AB और CD। हमें करना क्या है, पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज, PC ये से, ठीक, यानी ये PC से, यहां पर हो जाएगा CP अपान AC बराबर tan 45, लंबटे आधार लगा तो tan 45। अभी जो इसका मान है h प्लस 8 है, h प्लस 8 बटे x बराबर 1, तो आ जाएगा h प्लस 8 बराबर x, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। आगे देखेंगे बच्चों, पुनः समकोण त्रिभुज ले लेते हैं BDP से, पुनः समकोण त्रिभुज PBD में, ठीक। अब ये हो जाएगा PD बटे BD बराबर tan 30 अंश। अब जो PD का मान कितना है बच्चों, h है, यहाँ पर इसका मान कितना x है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h √3 बराबर x आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक। अब हम लोगों को मिला हुआ h प्लस, पहले हम h का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो h प्लस 8 बराबर h √3। अब इसको क्या करना, हमें h को उधर भेजना है, ठीक। तो ये 8
आगे देखेंगे लिखा हुआ है h प्लस 8 बराबर h रूट 3। जब हम लोग यहाँ पर भेजते हैं बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 8 बराबर h रूट 3 माइनस h, 8 बराबर h कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1, 8 बटे रूट 3 माइनस 1 बराबर h। अब यहाँ पर परमेकरण करना पड़ेगा आप लोगों को। परमेकरण करना बताया गया था, अगर नीचे अंक माइनस में है तो प्लस से होता है, बराबर ये h आ गया। ऊपर आ जाएगा 8 रूट 3 प्लस 1 बटे a माइनस बी तो a प्लस बी, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर h। अब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये आ जाएगा 8 रूट 3 प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर 3 है रूट में है, ये आ जाएगा 2, 2 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1 बराबर h। एच का जो मान आया वो आया कितना, 4 कोष्टक में रूट 3 प्लस 1 बराबर h। अब हमें क्या करना है, h का मान कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है, तो x का मान आ जाएगा। तो h का मान आगे देख लेते हैं हम लोग, उसको मिटा देते हैं। h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जो समीकरण फर्स्ट था हमारा h प्लस 8 बराबर x था। अब यहाँ पर जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 1 प्लस 8 बराबर x। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 4 रूट 3, तो ये 4 गुणे 1 बराबर 4 प्लस 8 बराबर x, यही तो होगा। तो ये आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस 12 बराबर x। 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस 3 बराबर x। यही आपके दोनों भवनों के बीच की दूरी। बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर खा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जबकि कह रहा है जो पाई का मान रखना है 3.14 रखना है। हम लोग आगे क्या करते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कहां से मिल जाएगा, 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान कितना रखना है 3.14, 10 गुणे 10, ये जो त्रिज्याएं हैं कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हो जाएगा, काट देंगे इसको, गुणे 314 बटे 10 100 पॉइंट के बाद डबल जीरो बढ़ जाएगा, 10 गुणे 10। जब इसको हम लोग 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 314 बटे कितना हो जाएगा 4। इसको जब हम लोग भाग करते हैं तो 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो आया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। अब हम लोग क्या, त्रिज्यखंड क्या होता है, वो ये एक्स बी यहाँ पर लिख देना है, वो ये एक्स बी, ठीक। अब हमें ये निकालना है लघु वृत्तखंड निकालना है। तो लघु वृत्तखंड कब निकलेगा बच्चों, जब हमें त्रिभुज वो ए बी का क्षेत्रफल पता होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ये ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, त्रिज्या 10 गुणे 10 यानी आधार साइन 90 दिया हुआ, ये आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है। अब हमें निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 78.50 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम लोग घटाते हैं तो हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। दीर्घ वृत्त क्या होता है, बड़ा बड़ा वाला। यहां पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों दीर्घ वृत्तखंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं। ठीक, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28.5। पाई का मान रखना है 3.14, त्रिज्या मिला कितना 10 × 10, ये आया 28.5। 314/10 100 × 10 × 10 माइनस 28.5। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 314 माइनस 28.50। बच्चों जब इसको हम लोग घटाते हैं, ये लिखा हुआ 314 और लिखा हुआ है 28.5, तो आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। यहाँ पर घटाना ऐसे ही है, आप लोग देख लीजिएगा 28.50, जीरो में से जीरो गए, जीरो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 285.50। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे देखेंगे गाना, कह रहा 2/x प्लस 3/y बराबर 13 है, 5/x माइनस 4/y बराबर -2 दिया। समीकरण इनको हल करना है। कैसे हम लोग हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1/x लिखा हुआ तो 1/y लिखा हुआ, 1/x लिखा तो 1/y बटे में लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पर मान लें, माना 1/x बराबर ये मान लें और 1/y बराबर b मान लें, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 13, ये आ जाएगा फर्स्ट। अब ये हो जाएगा आपका 5a, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5a माइनस 4b बराबर -2 सेकंड। बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस है, इसी पद को बराबर करिए। अब इसको हम 3 से गुणा करें और इसको हम 4 से गुणा कर दें। समीकरण फर्स्ट को 4 से तथा समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ा क्या जाता है, चिन्ह विपरीत है, जोड़ेंगे चिन्ह समान रहेगा तो घटाएंगे। इसको हम गुणा करते हैं 4 से और इसको करते हैं 3 से, ये हो जाएगा 8a प्लस 12b बराबर 13 × 4 52। ये हो जाएगा 5 × 3 कितना होता है 15a माइनस 12b बराबर 3 कितना होता है -6। जोड़ना है तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाता है 18 और 5 23, ये बराबर 52 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 46। ये बराबर जब निकालेंगे, ये बराबर जब निकालते हैं बच्चों तो हो जाएगा 46/23, 23 दूना कितना 46। ये का मान 2 आएगा, कितना आया, ये का मान 2। अब बी का मान निकालेंगे तो ये का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहां पर लिखा हुआ है 2a प्लस 3b बराबर 13, ये का मान रखना है, ये का मान कितना है 2, 3b बराबर 13, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3b बराबर 13, तो 3b बराबर 13 माइनस 4, तो 3b बराबर 9, 3 × 3 9, 3 का 9, यानी b का जो मान आया वो कितना आया 3 आया। हमें ये b का मान नहीं निकालना, निकालना किसका है x और y का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, ये का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक, ये लिखा हुआ है 1/x बराबर ये, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा 2। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 × x 2x,
x बराबर जब निकलेगा 1/2, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा x का मान 1/2। आगे हम लोग देखेंगे, ये लिखा हुआ है 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर 3, क्योंकि b का मान कितना है 3 है, बटे क्योंकि इसको हम 3y बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा 1/3। यही आपका आंसर हो जाए। आगे हम लोगों को अगर सवाल में कंफ्यूजन है, सवाल हमारा सही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान रखकर हम लोग यहाँ पर समीकरण को संतुष्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं पहला समीकरण, ये जो सवाल दिया है यहाँ पर लिखा हुआ 2/x। अब अगर हम x का मान कितना रखें, तो 1/2 प्लस 3/y का मान कितना 1/3 बराबर 13। बच्चों चलिए ऊपर जाएगा, 3 पद में ऊपर चला 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 बराबर 13, 9 4 13 13। जब हमारा दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो हमारा जो सवाल है वो सही हो जाएगा।